हेलो, वेलकम टू एनीवेयर डोर। तो ये है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2, जिसमें हम इस फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। जो नेशनलिज्म की, जो देशभक्ति की जो पहली भावना थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आई 1789 में। France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch. फ्रांस जो है वो 1789 में जो है मोनार्की के अंडर था, यानी कि उस टाइम पर राजा का शासन चलता था, मोनार्की चलती थी। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen. और जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण, तो उस दौरान जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया उस दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, जिसके कारण जो मोनार्की थी वो किस में बदल गई, सोवरेनिटी में, यानी कि राजा का शासन हो गया ख़त्म और अब जनता के पास पावर आ गई, अब जनता ही देश को चलाएगी। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. और जो रिवॉल्यूशन था उसने ये बताया, उसने ये कहा, मतलब रिवॉल्यूशन तो नहीं बोलेगा, लेकिन जो रिवॉल्यूशन उसका एम क्या था कि जो लोग हैं कंट्री के वही नेशन को चलाएंगे और वही उसकी डेस्टिनी को शेप करेंगे, यानी कि इन शॉर्ट वही कंट्री को चलाएंगे, वही डिसाइड करेंगे। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the people of French. यानी कि शुरुआत से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, यानी कि रिवॉल्यूशन का मतलब बदलाव लाना, तो जो बदलाव लाने वाले लोग थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने काफ़ी सारे मेजर्स और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करे, जिसके कारण लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो बन जाए। ठीक है, तो अब कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसका एम क्या था कि लोग जो हैं वो अब एक साथ रहें, एक साथ आ जाएं और पूरा मतलब मोनार्की ख़त्म हो। लेकिन अब ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाने के लिए जो है कुछ मेजर्स लाए गए रिवॉल्यूशनरीज द्वारा। अब उनका यहाँ पर इस पैराग्राफ में सारा जो है डिटेल जो है वो डिस्कशन होगा। तो एक जो था, एक मेन जो था एक चीज़ की जिसके कारण जो लोग हैं वो एक हो सकते हैं, वो थी कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आए, उनके अंदर मैं ना हो, हम हो। ठीक है, वो ये सोचे कि हम सब एक हैं, एक ही कंट्री में रहते हैं, एक ही लोग हैं। ये सारी अगर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अगर लोगों में आ जाए तो फिर जो है जो रिवॉल्यूशन है वो फ्रेंच में हो सकता था। लेकिन ये लाना बहुत ज़रूरी था, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों में लानी ज़रूरी थी। तब उसके लिए क्या क्या किया गया, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए क्या क्या किया गया। तो पहला है द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्रे, द फादरलैंड एंड ली सिटोयन द सिटीजन emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. अब जो है ला पेट्रे और ले सिटोयन के आइडियाज़ लाए गए। ला पेट्रे यानी कि फादरलैंड और ली सिटोयन यानी कि द सिटीज़न, मतलब एक ये आइडिया लाया गया कि ये सारा हमारा ही जो है लैंड है, हमारी कंट्री है, हम सारे सिटीज़न एक साथ हैं, भाई बहन हैं, हम सब एक कम्युनिटी में हैं, हम सब एक साथ इक्वल राइट्स जो हैं इंजॉय करें एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ऐसी एक धारणा बनाई गई कि हम सब एक हैं, ये हमारा देश है, हम सब सेम लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे मतलब ऐसी धारणा लाने की कोशिश की गई। और जो है नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया ट्राई कलर का। जब मोनार्की थी, राजा का शासन था, तो फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड का जो है एक फ्लैग था राजा के शासन में, बट अब उसको हटाकर जो है एक नया फ्रेंच का ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, क्योंकि झंडे से भी लोगों में एकता आती है कि हाँ ये हमारा सबका एक झंडा है ये। The Estates General was elected by the body of active citizen and renamed the National Assembly. और जो एस्टेट जनरल थे, एस्टेट जनरल यानी कि एक टाइप की वहाँ पर गवर्नमेंट थी जिसमें मिनिस्टर वगैरह बैठते थे, तो उनको जो है वहीं के लोग जो है मतलब ऐसे ही वहीं के जो मेन जो है लीडर्स वगैरह वही जो है डिसाइड करते थे हम बैठेंगे हम। लेकिन अब जो है जो स्टेट जनरल्स के मेंबर थे उनको कौन इलेक्ट करने लगे, एक्टिव सिटीजन सेलेक्ट करने लगे, यानी कि जो फ्रेंच पीपल हैं, सिटीजन्स है, नागरिक है वो। और जो स्टेट जनरल है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया और क्या नाम रख दिया गया, नेशनल असेंबली। ठीक है, न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। अब ये तो की गई कुछ चीज़ें, 3-4 चीज़ें।
जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए अब एक और चीज़ की गई थी, वो थी हाइम्स, यानी कि नए राष्ट्रगीत बनाए गए, शपथ ली गई, एंड जो देशभक्त थे उनके लिए जो है उनको याद किया गया सारा जो है, और जो ये सब कुछ हो रहा था ये देश के नाम हो रहा था। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना लिया, यानी कि सभी जो टेरिटरी है और वहाँ के जो लोग हैं सबके लिए सेम लॉज बनाए गए, और जितनी भी पावर थी वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted. अब जो फालतू के जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा रखे थे राजाओं वगैरह ने, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़, ये सब हटा दिए गए और एक यूनिफॉर्म सिस्टम लगाया गया वेट्स एंड मेजर्स का। यानी कि अगर ये जो है जगह है, यहाँ पर जो है यहाँ पर 1 किलो का मतलब है 500 ग्राम, और इस जगह पर 1 किलो का मतलब है कि पूरा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम्स। या फिर 1 मीटर कपड़े का मतलब है इतना, और इस जगह पर 1 मीटर कपड़े का मतलब है सिर्फ इतना। तो ये जो अलग अलग जो हैं सारे वेट्स और मेज़र के सिस्टम थे हटाकर एक यूनिफॉर्म लॉ लगाया गया वेट्स एंड मेज़र्स का, कि 1 मीटर का मतलब इतना ही है, इतना नहीं, या 1 केजी का मतलब इतना डैश ग्राम ही है, कोई और एक्स्ट्रा यूनिट मतलब कोई एक्स्ट्रा जो है अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। कि 1 केजी का मतलब अगर डिसाइड कर दिया 1000 ग्राम तो 1000 ग्राम ही है। कंट्री की किसी भी जगह पर जो है 1 किलो का जो है 1000 ग्राम ही रहेगा, 500, 600, 900 कुछ भी नहीं हो सकता। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. और जितनी भी जो अलग अलग, जैसे अब पूरी कंट्री में ये एक जगह ये सारी जगह हैं, यहाँ पर एक लैंग्वेज बोल जाती है, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी, यहाँ चौथी, यहाँ पाँचवीं, यहाँ छठी, तो ये सारा कुछ हटा के एक कॉमन जो है फ्रेंच लैंग्वेज जो है बनाई गई पूरी कंट्री के लिए, जो कि पेरिस में बोली जाती थी, और फ्रेंच को ही फिर वहाँ की जो है नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। The revolutionary further declared that it was the mission and the destiny of French nation to liberate the people of Europe from despotism and in other words to help other people of Europe to become nations. एक तो उनका एम था कि जो है लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी की सेंस लाएं, कि उनको ये रियलाइज़ करवाएं कि हम सब एक हैं, ठीक है। बट एक और उनका जो मिशन था वो ये था कि जो है जो यूरोप के लोग हैं उनको लिबरेट कराए डेस्पोटिज्म से, यानी कि जो यूरोप के लोग हैं उनको जो राजा महाराजा का शासन था, मोनार्की थी, उससे लिबरेट कराएं, आज़ाद कराएं। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। मतलब ये था उनका कि जो है यूरोप के लोगों को राजा महाराजा के शासन से आज़ाद कराएं और उनको ये एहसास दिलवाएं कि वो भी एक नेशन अकेले बन सकते हैं। When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of the educated middle classes began setting up Jacobin clubs. अब जैसे जैसे जो भी इवेंट्स हो रहे थे फ्रांस में, इसकी जो खबर है वो अलग अलग सिटीज़ में गई यूरोप की, तो जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे या फिर जो मिडिल क्लास के एजुकेटेड मिडिल क्लास के मेंबर्स थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब सेट करना शुरू कर दिया। ये मतलब एक पॉलिटिकल सा क्लब होता है जिसको ये एजुकेटेड मिडिल क्लासेस और स्टूडेंट्स ने सेटअप किया था। इनका काम था कि जो है डेमोक्रेसी लाए एक तरह से, ठीक है, और राजा महाराजा का जो है रूल बेसिकली ख़त्म करें। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1970s. और ये जो जैकोबिन क्लब्स थे इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ और अपने कैंपेन द्वारा जो है फ्रेंच आर्मीज़ को अपना जो किंगडम था उसमें इनवाइट किया। हॉलैंड में, बेल्जियम में ली गई थी, उनको वापस जो है अपने किंगडम में बुलाने के लिए जो है उन्होंने किया। एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स द्वारा जो आर्मीज़ हैं जो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड में चली गई थी उनको उन्होंने वापस बुलाया 1970s में। with the outbreak of revolutionary war the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. और जैसे ये रिवोल्यूशनरी वॉर हुई तो जो फ्रेंच आर्मीज़ थी इन्होंने जो नेशनलिज्म का आइडिया था, राष्ट्रवाद का आइडिया था, इसको बाहर दूसरी जगहों पे भी स्प्रेड करना शुरू कर दिया। That came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब नेपोलियन कौन है? ये जो जितने भी फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज़ हैं ना, बताए थे मैंने, इनका हेड नेपोलियन ही था। तो जो नेपोलियन था जितनी भी चीज़ें ऊपर जो है की थी कि जो है
आएगी और भी चीज़ें आएंगी। तो ये जो जितनी भी चीज़ नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस की थी ना, ये सारी की सारी चीज़ें इसने जो इसने मतलब फ्रांस में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी थी। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें, नया फ्लैग वगैरह, ये सब जो इसने फ्रांस में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया था, इसने बाकी जगह में भी जो है फैलाना शुरू कर दिया जो इसके अंडर थी। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. क्या नेपोलियन था, उसने मोनार्की तो ख़त्म कर ही दी थी और जो है डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट वो लाना चाहता था फ्रांस में। एंड जो नेपोलियन है उसने मोनार्की को रिटर्न किया और उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया फ्रांस में, लेकिन उसने कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स भी लाए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और बहुत ही ज़्यादा जो है पूरे सिस्टम को अच्छे से चला पा रहे थे। यानी कि उसने मोनार्की तो ख़त्म नहीं करी, मोनार्की वापस ले आया नेपोलियन, लेकिन और जो है मतलब डेमोक्रेसी भी जो है उसने ख़त्म कर दी, लेकिन कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स वो लाया जिससे जो पूरा सिस्टम है गवर्नमेंट का वो अच्छे से चलने लगा। तो वो क्या थी? द सिविल कोड ऑफ 1804, इंपॉर्टेंट है ये। तो जो सिविल कोड ऑफ 1804 था, इसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो ये वो लेके आया था। इसमें क्या था कि उसने जितने भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थे वो सारे ख़त्म कर दिए। यानी कि अगर वो कोई इंसान जो है बड़े जो है ख़ानदान में पैदा हुआ है तो उसको एक्स्ट्रा जो है राइट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो सब ख़त्म कर दिया। सब इक्वल है, उसने ऐसा कर दिया। एंड एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, और जो है लॉ के आगे सब समान है, कानून के आगे सब एक हैं, ये उसने जो है कर दिया। और जो है राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया कि जो है जिसकी प्रॉपर्टी है उसी को मिले फिर आगे, और फिर उसके बाद जो उसके आगे आने वाली जनरेशन है उसे मिले, ना कि राजा महाराजा को। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और ये जो कोड था, नेपोलियनिक कोड था, इसको बाकी रीजन में भी फैलाना शुरू करा जो फ्रेंच आर्मी के कंट्रोल में था। यानी कि जो नेपोलियन के कोड जो है कंट्रोल में था जो रीजन्स, वहाँ पर भी जो है ये जो कोड था नेपोलियनिक कोड, इसको फैलाना शुरू कर दिया। In the Dutch Republic, in Switzerland, Italy, Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial due. अब कौन कौन सी जगह थी जो फ्रेंच आर्मी के या नेपोलियन के अंडर थी जहाँ पर उसने कोड फैलाया? तो वो जगह थी डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली एंड जर्मनी। ये सारी जगहें थी जहाँ पर उसने ये नेपोलियनिक कोड अपना स्प्रेड करना शुरू कर दिया। और जो नेपोलियन था उसने जो है ये जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो सारा एकदम इजी कर दिया और फ्यूडल सिस्टम ख़त्म कर दिया। यानी कि जो गरीब पीजेंट्स थे, जो गरीब लोग थे, वो उनको जो है राजा कहते कि हम तुम्हें जो है प्रोटेक्शन देंगे, ज़मीन देंगे और तुम हमें बदले में टैक्स देना। तो वो फ्यूडल सिस्टम भी ख़त्म कर दिया। और जो पीजेंट्स थे जिनको बिल्कुल बांध के रखा होता था कि तुम्हें सिर्फ इसी जगह पर जो है खेती करनी है, इसी आदमी के यहाँ सर्वडम से भी जो है नेपोलियन ने फ्री कर दिया पीजेंट्स को। और जो मेमोरियल ड्यूज़ थे, यानी कि जो राजा महाराजा को टैक्सेस देने होते थे, गरीब जो है राजा महाराजा को जो टैक्स देते थे मेमोरियल ड्यू, वो सब भी नेपोलियन ने कैंसिल कर दिए। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन व रिमूव, और जो टाउन्स थे वहाँ पे गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए। गिल्ड्स वो होते हैं जैसे कि ट्रेडर्स जो लॉ का बहुत फॉलो करते हैं, तो वो सारा सिस्टम रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। अब यहाँ पर गिल्ड को इतना ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना ही समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, और जो ट्रांसपोर्ट का और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी इम्प्रूव हो गया। अब जो पीजेंट्स थे, आर्टिशन थे, वर्कर थे और जो नए नए बिजनेसमैन थे, उनको ये जो नई नई जिससी फ्रीडम आ रही थी उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। और जो बिजनेसमैन स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे, एक जगह जो है पर्टिकुलर जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे या जो बिजनेसमैन थे, उनको रियलाइज़ होने लगा कि हाँ, ये जो यूनिफॉर्म लॉज है, जो सबके लिए कानून बनाए गए हैं, और ये जो स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम है कि 1 मीटर का मतलब इतना ही है, 1 मीटर का मतलब कहीं इतना नहीं है, इक्वल ही रहेगा, इतना तो इतना ही, ठीक है। ये सारा जो सिस्टम था, और जो कॉमन नेशनल करेंसी है कि सेम करेंसी रहेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये करेंसी चल रही है इस एरिया में, पूरी कंट्री के इस एरिया में ये करेंसी है, इस एरिया में ये करेंसी है, ये भी हटा दिया। और ये जो कॉमन नेशनल करेंसी उसने लगाई थी, और ये जो वेट्स मेजर का जो सिस्टम लगाया था, ये सब जो सिस्टम है, बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो समझ रहे थे कि हाँ, ये जो सिस्टम लगाए हैं उसने, ये वाले ये सारे जो हैं, जो उनकी गुड्स के एक्सचेंज है उसमें मदद करेंगे। However, in the areas conquered, the reaction of local population to French rule were mixed. लेकिन जैसे जैसे जो है कुछ एरियाज़ में जो लोकल पब्लिक थी, उनका जो ये जो फ्रेंच रूल हो रहा था, जो नेपोलियन ने जो सारी चीज़ें की थी, इनके प्रति जो लोकल पब्लिक थी उनका जो रिएक्शन था वो मिक्स था। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में बुरा, ऐसा भी नहीं कि बहुत खुश थे।
क्यों? क्योंकि इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलन, वॉर्सो द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो है मिक्स क्यों थी उनकी फीलिंग, क्योंकि कुछ प्लेसेस में शुरुआत में जो कुछ प्लेसेस थे जैसे कि हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स और ये सब मेंस, मिलन, वॉर्सो, यहाँ पर जो फ्रेंच आर्मीज़ थी उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेलकम किया गया एज अ हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी कि यही लोग हमारे लिए जो है आज़ादी लाएंगे, ऐसा उनको समझ के वेलकम किया गया। लेकिन बट द इनिशियल इंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, लेकिन ये जो शुरुआत का ये जो खुशी वाला वेलकम था ये सारा हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी में बदल गया। क्यों? क्योंकि एज इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। क्यों? क्योंकि वो समझ गए थे कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स बनाए उन्होंने कि जो है कॉमन नेशनल करेंसी या फिर पर्टिकुलर लैंग्वेज या फिर स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स या यूनिफॉर्म लॉज, ये सारे जितने भी नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट थे ये जो है पॉलिटिकल फ्रीडम जितने नहीं थे, यानी कि ये तो अच्छे किए थे उसने लेकिन जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी ना वो नहीं मिल रही थी लोगों को, और जो ये सारे जो अच्छे अच्छे फ़ायदे थे ये पॉलिटिकल फ्रीडम के आगे कम हो रहे थे क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को नहीं मिल पा रही थी। इंक्रीज्ड टैक्सेशन और भी कुछ वजह हैं जिसके कारण जो लोग हैं वो गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि जो है टैक्स बढ़ा दिए नेपोलियन ने, सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप यानी कि जो भी मीडिया के लोग हैं, जो न्यूज़पेपर के लोग हैं, जो भी लोग हैं वो जो है गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर जो नेपोलियन है उसके आर्मी उसके मतलब उनके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। मोनार्की के आगे मोनार्की के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, ऐसा लगा दिया उन्होंने सेंसरशिप। और फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंक्वर द रेस्ट ऑफ यूरोप। जितने भी ये जो जगह हैं यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे थे ना इनके लोगों को फोर्स किया गया कि हमारी आर्मी में आओ। किसने? नेपोलियन की जो भी थे, नेपोलियन एंड पार्टी जो भी थी उसकी, उन सब ने मतलब उसकी जो नेपोलियन का पूरा जो सिस्टम था वहाँ के जो आर्मीज़ थी उसमें जो है ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती कराया गया नेपोलियन द्वारा। इन सिटीज़ के जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती भर्ती कराया नेपोलियन द्वारा ताकि जो बाकी के बचे हुए यूरोप के पार्ट्स हैं उन पर भी कब्जा कर सके नेपोलियन। ऑल सीम टू आउट विद एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जितने भी जो एडवांटेजेस थे शुरू में ये सारे जो हैं, ये जितने भी नुकसान दे रहा था नेपोलियन उसके आगे कुछ नहीं थे, इसलिए लोग जो हैं वो गुस्सा हो गए। अब ये हमारा सेकंड टॉपिक है जिसको हम पार्ट 3 में करेंगे। मिलते हैं अब आपको पार्ट 3 में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।